नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं किस्सा। आज किस्सा बहुत अलग, राजनीतिक दुनिया से जुड़ा हुआ। साल 1984 था। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा था। तमाम सियासी दल न सिर्फ जीत के लिए अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे थे, बल्कि किस सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में होगा, इसका भी फैसला लिया जा रहा था। लेकिन एक सीट ऐसी थी जिस पर ऐसा माना जा रहा था कि वहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता था। वो सीट थी इलाहाबाद सीट। यह पार्टी के पिछड़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि कभी कांग्रेसी रहे हिमवती बाहुगुणा मारे जा रहे थे, क्योंकि इन चुनाव में वो लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इस सीट पर पार्टी की हार की आहट राजीव गांधी तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा राजीव गांधी ने एक ऐसा दांव चला जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए तुरप का इक्का साबित हुआ। दरअसल इस सीट से राजीव गांधी ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को मैदान में उतारने का अचानक फैसला लिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के नाम का ऐलान किया था तो उस वक्त अमिताभ ने कहा था कि उनको तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने की हामी भर दी थी। इसकी एक वजह गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों को भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों अपने परिवार के रिश्तों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। खैर, चुनाव हुए और नतीजा वही आए जिसकी उम्मीद राजीव गांधी कर रहे थे, यानी अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गए। दरअसल उस वक्त अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के ताल्लुकात थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी और तेजी के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन जब राज्यसभा से सदस्य बने तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का बचपन साथ में बीता। यही नहीं, सोनिया गांधी जब भारत आई राजीव गांधी से शादी करने, तब वो बच्चन परिवार के यहाँ ठहरी थी। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के पास आई और उन्हें सहयोग के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त की जरूरत महसूस हुई, तो अमिताभ इनकार नहीं कर सके। राजनीति में सिनेमा के एंग्री यंग मैन की एंट्री बहुत ही धमाकेदार रही। उन्होंने सियासत के एक पुराने महारथी को हराया था। वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त थे, ऊपर से उनके पास सेलिब्रिटी स्टेटस भी था। यहां से राजनीति के गलियारे में अमिताभ का सफर बहुत आसान हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। बहुत जल्द अमिताभ बच्चन को लगने लगा कि वो राजनीति के लिए नहीं बने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए तौबा कर ली? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर इसका एक जवाब बनता है तो वो एक नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजीव गांधी ने जब अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से खड़ा किया तो वीपी सिंह यूपी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे। टिकट बंटवारे में पूरा दखल था उनका। उन्होंने इलाहाबाद से भी अपने एक खास केपी तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। अमिताभ के अचानक एंट्री मारने से वीपी को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, लेकिन यह केवल पहला झटका था। असली झटके लगने शुरू हुए अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद में कदम रखने के बाद। उनकी स्टार पावर के आगे सारी चीजें फीकी पड़ गई। अमिताभ ने भी जनता से संवाद कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव जीतने के बाद भी वो भरसक प्रयास करते कि शूटिंग से समय निकालकर अपने लोकसभा क्षेत्र का चक्कर लगा ले। क्षेत्र की हर योजनाओं में उनकी दिलचस्पी होती। ये अनोखी चीज थी कि अमिताभ जैसा सितारा सांसद के कामों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इसने यूपी कांग्रेस के तमाम नेताओं के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। इनमें वीपी सिंह भी थे। एक तो अमिताभ का कद और ऊपर से प्रधानमंत्री के दोस्त का तमगा। पुराने कांग्रेसियों को अमिताभ रास नहीं आ रहे थे। हालांकि उस समय तक वीपी सिंह का कद भी बहुत बड़ा हो चुका था। राजीव मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त मंत्री जैसा बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बावजूद वो अपने बेस को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के आने के बाद उन्हें अपना क्षेत्र हाथ से फिसलता लगा। असुरक्षा की इसी भावना ने उन्हें खड़ा कर दिया अमिताभ बच्चन के खिलाफ। अमिताभ अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिल रहा था। वित्त मंत्रालय में बैठे वीपी सिंह ने एक तरह से अमिताभ के खिलाफ छिपा हुआ मोर्चा खोल दिया था। उनकी ओर से मीडिया को हिंट दिए जाते कि अमिताभ को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल तब तक अमिताभ के भाई
अमिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे और स्विस बैंक की कहानियां लोगों को तभी लुभाती थी। फिर अमिताभ पर यह आरोप भी लगाया गया कि वो एक उद्योगपति परिवार और राजीव गांधी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। और फिर निकला सबसे बड़ा जिन, बोफोर्स घोटाला। खबरें उड़ाई गई कि अमिताभ ने राजीव गांधी की ओर से रिश्वत खाई है। इस घोटाले में हिंदुजा ब्रदर्स का नाम आया तो कहने वालों ने यहां तक लिंक तलाशा कि हिंदुजा भाइयों ने उन प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस किया जो अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बना रहे थे। यह बदनामी बहुत बड़ी थी। इतना ही नहीं, अमिताभ ने संसद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे सवाल और तीखे हो गए। लोग पूछने लगे कि अमिताभ ने इस्तीफा दिया है या राजीव ने उन्हें निकाला है। वीपी सिंह अब खुलकर सामने आ गए थे। कांग्रेस से बगावत कर वो इलाहाबाद उपचुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल की। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान उनके निशाने पर मुख्य रूप से अमिताभ ही रहे। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई अमिताभ के लिए, क्योंकि बोफोर्स घोटाले की गूंज ने कांग्रेस को अगला आम चुनाव हरवा दिया और वीपी सिंह पीएम बन बैठे। अमिताभ को आशंका थी कि अब उन पर ज्यादा निशाना नहीं साधा जाएगा। हुआ भी यही। जांच से जुड़े कुछ लोगों ने दावा किया कि बोफोर्स घोटाले का पैसा एक ऐसे अकाउंट में भेजा गया है जो अमिताभ के भाई अजिताभ के नाम पर है। अमिताभ जानते थे कि खबर गलत है और वो इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन करीबियों ने उन्हें समझाया कि इस केस में फैसला होने में बरसों लग सकते हैं। लेकिन यह खबर एक स्वीडिश अखबार ने भी पब्लिश की और उस अखबार का सर्कुलेशन इंग्लैंड में भी था। अमिताभ ने उस न्यूज़पेपर के खिलाफ लंदन की एक अदालत में केस लड़ा और जीत दर्ज की। अदालत में मिली जीत के बाद यह दूसरी जीत थी उनके नाम राजनीति में। वीपी सिंह की सरकार बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का कोई हाथ तलाश नहीं पाई। आखिरकार जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने अमिताभ के मामले की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। इसके साथ ही वो स्क्रिप्ट भी अतीत के पन्नों में खो गई, जिसे अमिताभ के राजनीतिक करियर के लिए तैयार किया गया था और जो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।